नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 11 मई। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को मिला परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल ही में संभाली है सेना चीफ की कमान। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, श्रीलंका गृह युद्ध के बीच भारत ने किया बड़ा ऐलान, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू हुए। महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को नौसैनिक अड्डे में लेनी पड़ी है शरण। अब आप समझ लीजिए, नौसैनिक अड्डे पर। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल में मिस्र के मंत्री का ऐलान। कहा मुस्लिम समुदाय जो है वो अपने देश के प्रति वफादार रहें, ना कि चरमपंथियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करें। ये भारत के मुसलमानों के लिए भी एक सीख है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सऊदी में आपको बता दें, 150 मुस्लिम देश जो है बैठक कर रहे थे। उसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को पहले अपने देश के प्रति वफादार। तो इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और कैसे भारत के मुसलमानों को करारा झटका है। अगली अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां चाइना में हालात बद से बदतर, कोविड-19 की वजह से फिर से मरने लगे हैं लोग, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान को बांट रहे इमरान, लोगों के दिमाग में भर रहे गृह युद्ध की बात। दोस्तों, पाकिस्तान में गृह युद्ध का आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो इमरान खान पर, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बीच रूसी सेना ने दागी 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें और आक्रामक हुआ रशिया। यूक्रेन ने कहा युद्ध अपराध का उल्लंघन कर रहा रूस। तो एक एक करके आपको देश दुनिया भारत में चल रहे बुलडोजर, ज्ञानवापी से लेकर कृष्ण मंदिर तक तो सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को मिला परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल ही में संभाली है सेना प्रमुख की कमान। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में 29वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। दरअसल वो 1.3 मिलियन मजबूत बल को नेतृत्व करने वाले और कोर इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जनरल पांडे पूर्वी सेना कमान का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की रखवाली का काम सौंपा गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत सरकार लाचार, सेना के हाथ पावर। गृह युद्ध के खतरों के बीच भारत ने श्रीलंका पर उठाया बड़ा फैसला। दरअसल भारत के पड़ोसी देश में श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे को सेना अज्ञात स्थान पर ले गई है। आपको बता दें, महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास को हजारों प्रदर्शनकारियों ने भी घेर लिया, जिसके बाद सेना ने प्रधानमंत्री को भीड़ से फंसने से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। वहीं आपको बता दें, अब भारत सरकार ने भी इस पर बड़ा फैसला उठाया है। दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार 1948 में मिली आज़ादी के बाद से द्वीप राष्ट्र श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट जूझ रहा है और श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के अपने सबसे खूनी दिन देखने के बाद भारत ने मंगलवार को कहा है कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में वो देश के लोकतंत्र, स्थिरता और उनकी आर्थिक रिकवरी का पूरी तरीके से समर्थन करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने एक बयान में कहा है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने श्रीलंका के लोगों को उनकी मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए इस वर्ष अकेले 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा भारत ने लोगों ने भोजन, दवा आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं की कमी कम करने के लिए हम लगातार सहायता प्रदान कर रहे हैं और आगे भी हम लगातार प्रदान करते रहेंगे। यानी आपको बता दें, इस छिड़े गृह युद्ध में भारत ने मानवीय तौर पर मदद करने की अपील की है। उन्होंने मदद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम दवाइयों से लेकर के भोजन सामग्री आदि वस्तुओं का आगे भी मदद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से श्रीलंका के लोगों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा और उनके लिए काम करते रहेंगे। तो ये जो है श्रीलंका के लिए दवाइयों से लेकर खाद्य रसद तक पहुंचाने की बात भारत ने ये इस गृह युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, महंगाई चरम पे हो चुकी है। लोगों को सब्जियों से लेकर दूध तक मिलने में संकट उत्पन्न हो रहा है। इसी वजह से लोग जो है गुस्साए हुए हैं। महिंदा राजपक्षे के घर को भी पूरी तरीके से फूंक दिया जाओ, वहाँ जो वहाँ के राष्ट्रपति थे।
इस बीच आपको बता दें उनको आनन फानन में ले जाकर के जो सेना का जो नौसैनिक जो अड्डा होता है नौसैनिक का, उसमें ले जाकर उनको शरण दिया गया है। यानी नौसैनिक अड्डे पर जो है महिंदा राजपक्षे को शरण लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। LAC विवाद को लेकर चीन की मंशा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे भारत और चीन के बीच करीब 2 सालों से जारी है। अब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने ताज़ा हालात पर खुलकर बातचीत की है और बताया है कि चीन के साथ मूल विषय पर सीमा मुद्दों का समाधान है, लेकिन उनकी मंशा इसे बरकरार रखने की रही है। आपको बता दें जनरल मनोज पांडे ने लगभग 1 हफ्ते पहले ही इंडियन आर्मी की कमान संभाल ली है। इसके साथ ही आर्मी चीफ मनोज पांडे ने जोर दिया है कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसैनिकों को पर्याप्त रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी का उद्देश्य अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करना है और सीमा पर तैनात सैनिकों को उनके कार्य में दृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल में मिस्र के मंत्री ने कहा मुस्लिम समुदाय जिस भी देश में रहें देशभक्ति को पहले आजमाएं, यानी पूरी तरीके से देशभक्त बने, न कि चरमपंथियों और कट्टरपंथियों का वो समर्थन करें। दरअसल दोस्तों विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ का सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अब इस सम्मेलन में मुस्लिम देशों और समुदायों के 500 से अधिक राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक और सामाजिक नेता एकत्रित हुए थे। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस सम्मेलन में इस्लामिक दुनिया में कैसे एकता स्थापित की जाए इसको लेकर चर्चा की गई है। सम्मेलन में राज्य के अध्यक्षों, मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों, प्रोफेसरों और विद्वानों द्वारा प्रस्तुत 30 से अधिक सत्र और मुख्य भाषण शामिल थे, जिन्होंने इस्लामी एकता की अवधारणा पर चर्चा की, जिसे मुस्लिम बौद्धिक द्वारा संशोधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना। इस बीच आपको बता दें जहां मुसलमानों को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं मुस्लिम कमेटी में खास करके इस्लामिक यूनिटी को लेकर के मिस्र के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज के समय में एक नवनिर्मित देश के अंदर असंभव एकता की कामना करने से ज़्यादा अपने राष्ट्र और उसकी धरती और झंडे के प्रति वफादार होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हम सभी उग्रवाद और आतंकवाद का सामना करने के लिए एकजुट हमें होना पड़ेगा और चरमपंथियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करने के बजाय हमें अपने देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ें कहकर कहीं ना कहीं भारत के उन मुसलमानों के मुंह पे करारा झटका है जो भारत में तो रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की झंडा हर दिन उठाने की बात करते हैं। भारत में तो रहते हैं लेकिन आतंकियों और चरमपंथियों के समर्थन की बात करते हैं। यानी देशभक्ति की बजाय उनको सरिया लॉ चाहिए और इसी को लेकर ये जो स्टेटमेंट है ये उन लोगों पर फिट बैठता है जो भारत में इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। बुरा फंस गया है पाकिस्तान। चाइना की 25 कंपनियों ने मांगा 300 अरब रुपए बकाया भुगतान, बिजली उत्पादन बंद करने की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में ब्लैक आउट का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPC के परियोजना के तहत काम कर रही चीन के 25 कंपनियों ने 300 अरब डॉलर का भुगतान नहीं मिलने पर इस महीने अपना परिचालन बंद करने की चेतावनी दी है। डॉन अखबार के अनुसार पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक के दौरान चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों ने ये बात कही है। इस दौरान CPC परियोजना के तहत ऊर्जा, संचार, रेलवे जैसे क्षेत्रों में काम कर रही चीन की 30 कंपनियों की मौजूदगी रही है। बैठक के दौरान बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने 300 अरब पाकिस्तान रुपए डॉलर भुगतान नहीं करने को लेकर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर पैसे तत्काल भुगतान नहीं किए गए तो इन पूरे के पूरे संयंत्र को बंद कर दिया जाएगा और न केवल CPC बल्कि कई इलाकों में जहां ये बिजली कंपनियां सप्लाई करती हैं वहां ब्लैक आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चाइना में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। कोविड-19 के मद्देनज़र घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग। दरअसल चाइना में एक बार फिर से 5 करोड़ की करीब जनसंख्या की आबादी वाला जो इलाका है वहाँ
कोरोना के चलते फिर से कैद होने में मजबूर हो गया है। चाइना बढ़ते कोरोना के मामले, चीन सरकार सख्त शून्य कोविड नियम पालन करा रही है, जिसकी निंदा खुद चाइना के नागरिक कर रहे हैं और दुनिया भर में इस कदम की आलोचना की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चाइना सरकार ने शून्य कोविड नियम के साथ लॉकडाउन कर दिया है। इन कड़े नियमों में चीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ दुनिया के लिए और भी खतरा बन रही है, क्योंकि चाइना के इस नियम के कारण बंदरगाहों और फंसे सैकड़ों मालवाहक जहाज़ों का यूं ही छोड़ दिया गया है, जिससे माल ढुलाई। पाकिस्तान को बांट रहे इमरान खान, लोगों के दिमाग में भर रहे हैं गृह युद्ध का जहर। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश में गृह युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शहबाज का कहना है कि इमरान खान राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने अपने आलोचकों को देश की प्रमुख संस्था पर कीचड़ उछालने से बचने की चेतावनी दी है। पिछले महीने इमरान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में हटने के बाद पाकिस्तान सेना ने उसे राजनीति में घसीटने की तीव्र और जानबूझकर किए गए प्रयासों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के अध्यक्ष और पूर्व PM इमरान खान पर जमकर हमला बोला। एक और अपडेट लेते हैं। रूस ने दाग दी है 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें। यूक्रेन ने कहा यह युद्ध पूरी तरीके से अपराध कर रहा है रूस। यूक्रेन के महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर बार बार मिसाइल हमले कर इस हमले में कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा है कि मार्च में रूस द्वारा नष्ट की गई एक इमारत के मलबे में 44 नागरिकों के शव पाए गए थे। खार्किव के क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेव सिनेवोव ने बताया है कि नागरिक खार्किव क्षेत्र में इंजियम में ढह गई 5 मंजिला इमारत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया संदेश में मौतों की घोषणा करते हुए कहा है कि ये रूसी सेना द्वारा एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में किया गया हमला है, जो कि एक भयानक युद्ध अपराध है। आपको बता दें कि इल्जियम एक पूर्वी यूक्रेनी शहर है, जिसे रूसी सेना के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में भी करीब आधी आबादी के सामने 2 जून की रोटी का संकट। दोस्तों, दुनिया भर में जो हालात बन रहे हैं, हर कोई अपनी कंगाली का, हर कोई देश अपनी कंगाली का स्वयं जिम्मेदार होता है। अच्छा, देश की बात छोड़ दी जाए, अगर हम घर की ही बात कर लें, अगर कोई घर कंगाल है तो उसके घर का सुचारू रूप से न चल पाना और ख़ास करके उसके घर के नियमों का सही न होने वजह जो माना जाता है, और उस घर का मुखिया कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका जिम्मेदार होता है। अब अफ़गानिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो या नेपाल आने वाला हो या फिर बना पाकिस्तान हो, जितने भी कंगाल देश हैं दुनिया भर में कोई भी देख लीजिए, वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसी के द्वारा देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट की जाती है। कभी भ्रष्ट सरकार होती है तो देश को ख़त्म कर दिया जाता है, और अब तो आतंकियों ने ही अफगानिस्तान में सरकार ख़त्म कर दी। तो यहाँ 2 जून की रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। लोग खाएंगे कमाएंगे नहीं, क्या हथियारों से कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, हथियारों से क्या खाने पीने के अन्न होंगे, लेकिन इन तालिबानी आतंकियों को कौन बताए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। नेपाल में चीन के बनाए भूतिया एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे PM मोदी, ड्रैगन को झटके से मचा बवाल। जी हाँ, दरअसल बुद्ध जयंती पर नेपाल के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी चाइना को बड़ा झटका दे रहे हैं। PM मोदी भगवान नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे, लेकिन भैरवा में चाइना के बनाए नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे। PM मोदी का हेलीकॉप्टर सीधे लुम्बिनी जाएगा, जो भैरवा एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। PM मोदी जब लुम्बिनी जाएंगे, ठीक उसी समय पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी इसी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे होंगे। इस पूरे गतिरोध से नेपाल में राजनयिक विवाद छिड़ गया है। चीन ने भारत की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरवा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया है। करीब 10 साल में 40 अरब नेपाली रुपए से बना ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हर साल 10 लाख यात्रियों की संभालने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी तक ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे CM योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। प्रयागराज में नैनी का नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी नगर, एयरपोर्ट मोहल्ले तक के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कवायद लगातार जारी है।
प्रयागराज में अब अंग्रेजी के नाम पर रखे गए इलाकों और सड़कों के नाम बदलने की भी शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में नगर निगम सदन में मंगलवार को नामकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। पारित प्रस्ताव के तहत रोड, चौक, मोहल्ले, एयरपोर्ट के नाम भी बदले जाएंगे। इसके अलावा नैनी इलाके का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नगर हो गया है। एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट हो गया है। ओवरब्रिज का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। बताया जा रहा है कि जगहों के नाम के उच्चारण में समस्या होती थी, जिस वजह से इनके नाम जो है बदलने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, वहीं कुतुब मीनार के नाम को बदलने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने भी कुछ कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ किया और कहा कि इस कुतुब मीनार को नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, अमेरिकी दबाव का असर, रूस से कारोबार समेटने लगी लेनोवो, शाओमी जैसी कंपनियां। जी हां, दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार ने कंपनियों से अमेरिका और अन्य देशों के दबाव को विरोध करने का आह्वान किया। हालांकि फिर भी कई महत्वपूर्ण चीनी कंपनियां चुपचाप रूस से शिपमेंट में कटौती कर रही हैं। दीगर बात यह है कि इन कंपनियों के उत्पादों ने रूसी बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों में प्रमुख रूप से कंप्यूटर निर्माता लेनोवो ग्रुप लिमिटेड और स्मार्टफोन और गैजेट फर्म शाओमी कॉर्प शामिल है। हालांकि पश्चिमी कंपनियों के विपरीत इन कंपनियों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध की आलोचना करते हुए सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। राणा दंपत्ति पर बीएमसी ने कसा शिकंजा, आवास में अतिक्रमण को लेकर जारी किया नोटिस। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुकी राणा दंपत्ति पर अब बीएमसी टूट पड़ी है। बीएमसी ने कुछ चीज़ें आवास के बाहर अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि आपने अतिक्रमण किया है और इस वजह से हम जो है आवास में अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस जारी किया गया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें, अब लाउडस्पीकर के बीच मामला पहुंचा था। इस बीच पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में विस्फोट, हरकत में आई केंद्रीय एजेंसियां। रॉकेट ग्रेनेड का शक जो है उसकी लगातार जांच जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, पंजाब में हमले का जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो मास्टरमाइंड जो है वो गुरवंत सिंह पन्नू है, जिस पे यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यानी खालिस्तानी जो है इसमें भी हाथ बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। एक भी गाय बांग्लादेश नहीं जाने देंगे, ये था हमारा वादा। आज असम पुलिस से डर रहे हैं तस्कर, गृह मंत्री अमित शाह असम में दहाड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय असम यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ कई बड़े ऐलान किए। इस बीच आपको बता दें, एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के रास्ते गो तस्करी के बंद होने और असम पुलिस की व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी। इस दौरान एक नागरा यानी ड्रम भी बजाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 3 दिवसीय असम यात्रा पर, उन्होंने मंगलवार को विश्वास के साथ कहा है कि राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आफ्सा जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली अपडेट निकल के आ रही है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले का जो फैसला है वो 12 तारीख को फिर से सुना जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फ़िलहाल सुनवाई जारी रहेगी और फिर कोर्ट में मामला सुना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, लगातार बड़ी खबर निकल के आई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार 10 मई को भी कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई की, जिनमें दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर फैसला सुना सकता है। अब ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर ही है, इस पर कई ग्रंथ पुराने लोग भी कहने लगे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है, जहां शाहीन बाग में तो बुलडोज़र नहीं चला, लेकिन कल मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड कॉलोनी में चला बुलडोज़र। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बुलडोज़र जो है वो दिल्ली में कल गरजा और आम आदमी पार्टी के विधायक को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी कल लगभग 100 के करीब जो है वो इंक्रोचमेंट को हटाया गया। 100 से ज़्यादा जगहों पे जो अतिक्रमण किए हुए थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब इस इंक्रोचमेंट की बात करें दोस्तों, तो जिन्होंने भी लगातार इस चीज़ को बढ़ाने का काम किया था
अब उनके घर जो है बुलडोज़र भी चलने की कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है। यानी जो भी इस चीज़ को रोक रहे हैं कि भैया ना चले, ये ना चले, बुलडोज़र ना चले, उनके खिलाफ़ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अब राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, सत्ता तो आती और जाती रहती है, आपके साथ भी वही होगा। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। इसमें राज ने लिखा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता है, सत्ता आती और जाती रहती है, आपके साथ भी हमेशा नहीं रहेंगे। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने यह पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि ये सब मत कीजिए वरना आने वाले समय भारी पड़ेगा। एक और अपडेट, चीन ने ताइवान के समीप फिर किया सैन्य अभ्यास, जापान की समुद्री सीमा में घुसे चीनी नौसैनिक पोत। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने ताइवान के समीप फिर सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को कहा है कि शुक्रवार से रविवार तक ताइवान के पास एक दौर का संयुक्त अभ्यास किया गया। बता दें कि यूक्रेन रूस के हमले के बाद से ताइवान ने अलर्ट जारी कर रखा है, उसे चीन से हमलों का खतरा है। बीते शुक्रवार को ही चीन के विमान ने ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसके बाद सक्रिय हुई ताइवान की वायुसेना ने अतिक्रमण करने वाली चीनी विमानों को भी अपने क्षेत्र से दूर जाने को कहा था। तो ये सारी चीज़ें खबरें हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक